जय हिंद। तो चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये पॉलिटी का प्रीवियस इसका क्वेश्चन है। तो आपने अभी जो हाल फिलहाल में बिहार पुलिस का एग्जाम पढ़ा होगा, आपने देखा होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बच्चे क्या होते हैं ना कि ऑनलाइन में चले जाते हैं, मैंने कई बार देखा है यूट्यूब पे, और नीचे वन लाइनर इसका ये होगा जी, इसका ये होगा जी, अब करते रहते हैं। काफ़ी ज़्यादा टाइम व्यतीत हो जाता है, बट जितना इनपुट देते हैं उतना आउटपुट आउटपुट बिल्कुल नहीं मिलता है। तो देखिए चीज़ों को समझिए थोड़ा-सा, क्योंकि एग्ज़ामिनर ना उस तरह के क्वेश्चन अब बिल्कुल नहीं पूछते हैं। आपको खुद प्रीवियस क्वेश्चन देखिए कि किस तरह से क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना? हम यहाँ पे प्रीवियस ईयर्स का ही डिस्कस करवा रहे हैं। अब ना स्टेटमेंट वाइज़ क्वेश्चन थोड़ा आने लग गया है, तो इसलिए जब तक आपको समझ नहीं होगा तब तक आपको बन नहीं पाएगा। इसलिए रटने पर फोकस बिल्कुल नहीं करना है, समझना है, ठीक है? क्योंकि अब स्टेटमेंट वाइज़ क्वेश्चन जब आने लगे हैं तो थोड़ा-सा आपको कंसेप्ट उस पर ज़्यादा देना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, और थोड़ा-सा मेहनत तो करना पड़ेगा भाई, शॉर्टकट कुछ नहीं होता है ज़िंदगी में सफलता के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़िंदगी में थोड़ा शांति बना कर के रखें। आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन-सा कथन लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में सही है? अब देखिएगा, जैसे ही लोकसभा के उपाध्यक्ष के बारे में आ गया, तो लोकसभा का तो अध्यक्ष भी होता होगा, तो कहिए कि हाँ, बिल्कुल होता है। तो लोकसभा के अध्यक्ष यानी स्पीकर जिसको बोल सकते हैं, तो ये स्पीकर एक है क्या वाइस स्पीकर जिसको बोलते हैं उपाध्यक्ष, ठीक है? ये दोनों का चर्चा कौन से आर्टिकल में किया गया है? तो पूछ सकता है कि नहीं पूछ सकता है? जैसे में इस यहाँ पे ये क्वेश्चन आया, तो स्टेटमेंट में ये भी तो और डाल सकते हैं। तो इसका चर्चा जो किया गया है 93 में किया गया है। इसका चर्चा कहाँ पे किया गया है? तो आर्टिकल नंबर 93 में इसका चर्चा किया गया है। अब देखिएगा, कोई भी बिल को अगर धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो ये स्पीकर करता है, ये तो कॉमन बात है। अब यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन ये बन जाता है कि जो स्पीकर होता है, क्या स्पीकर का शपथ ग्रहण होता है? तो देखिएगा, स्पीकर का स्पीकर के रूप में शपथ ग्रहण नहीं होता है, ठीक है? इसका जो शपथ ग्रहण होता है, ये संसद सदस्य के रूप में इसका शपथ ग्रहण होता है, ठीक है? ना कि स्पीकर के रूप में इसका शपथ ग्रहण होता है, ठीक है? यानी जो शपथ लेता है, ये स्पीकर के रूप में शपथ नहीं लेता है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत? तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अब हमें क्वेश्चन जो दिया गया है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमें क्या दिया गया है? बोला गया है कि लोकसभा के ही सदस्यों में से चुना जाता है, यानी उपाध्यक्ष के बारे में बात किया जाता है, तो यानी स्पीकर जब नहीं रहता है, तो उस समय कौन बैठेगा उस गद्दी पर? यानी स्पीकर के रूप में कौन काम करेगा? तो उपाध्यक्ष करेगा। तो अब देखिएगा, अब यही बात बोला गया है, वह लोकसभा के ही सदस्यों में से चुना जाता है। जी हाँ, ये लोकसभा के सदस्य में से ही चुना जाता है उपाध्यक्ष जो होते हैं, जो ये तो बिल्कुल सही है। हमें नहीं को पकड़ना है, ठीक है? आगे क्या बोला गया कि उपाध्यक्ष अपने पद पर लोकसभा के कार्यकाल के दौरान रहता है। देखिएगा, उपाध्यक्ष अपने पद पर लोकसभा के कार्यकाल के दौरान रहता है। हाँ भाई, कार्यकाल के दौरान ही नहीं रहेगा, ऐसा थोड़ी नहीं, कार्यकाल के दौरान कैसे आ जाएगा? तो ये भी सही है। अब क्या बोला गया है कि जब अध्यक्ष का पद रिक्त होता है, तो उपाध्यक्ष अध्यक्ष के रूप में काम करता है। तो हाँ, बिल्कुल, जब रिक्त होगा तभी तो काम करेगा, ऐसा थोड़ी नहीं है कि बैठा रहेगा स्पीकर फिर आकर के ये काम करने लगेगा, ये भी सही है। अब चौथा, अब तो आपको खुद आपको पता चल गया कि 3 गो तो सही हो गया, तब एक ही तो बच गया, वो गलती है। जब उपाध्यक्ष लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं, तब वह प्रथमतः मत दे सकते हैं। देखिएगा, अब यहीं पे यहाँ पे झोल कर दिया गया है। ये प्रथमतः मत के कहने का मतलब है ना कि यानी प्रथम मत ये दे सकते हैं। ये व्यक्ति कौन? ये जो उपाध्यक्ष है सो ये बोला गया। क्या ये बात आपको सही लग रहा है? ये प्रथम मत नहीं देते हैं, ये जब टाई हो जाता ना है, ठीक है ना, तब ये निर्णायक मत देने का काम करते हैं। कौन-सा मत? निर्णायक मत देते हैं, ठीक है? जैसे में अब 50-50 वोट दोनों पड़ गया है किसी बिल को लेकर के, तो अब तो ये टाई है। तो अब ये व्यक्ति जो हैं बैठे हुए, अब जिधर भी जाएँगे, उधर भी बिल पास हो जाएगा, ठीक है? अगर विरोध में देते हैं तो इधर दे देंगे तो इधर 51 हो जाएगा, तो पास नहीं होगा, इधर दे देंगे तो पास हो जाएगा। इसी तरह से ये निर्णायक मत देने का काम करते हैं, प्रथम मत देने का काम नहीं करते हैं। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, स्पीकर रहे या वाइस स्पीकर रहे, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ निर्णायक मत देने का काम करता है, प्रथम मत कभी भी नहीं देता है, ठीक है? चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा, आपके सामने हो जाएगा 4। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन अब पूछने लगे हैं, ठीक है ना? थोड़े से अच्छे तरीके से पढ़िए, थोड़ा क्या रहेगा ना कि टाइम लगेगा, बट जब आप मजबूती से खड़ी होइएगा ना, तब आपको कोई हिला नहीं पाएगा, ठीक है? आगे बढ़िए। आगे क्या बोला गया है कि राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व मंजूरी पर प्रस्तुत किया जा सकता है? अब देखिएगा, धन विधेयक की अगर हम बात करते हैं, तो धन विधेयक का कौन सा आर्टिकल में इसका चर्चा किया गया है? धन विधेयक का, तो धन विधेयक की अगर हम बात करते हैं तो आर्टिकल नंबर 110 में चर्चा किया गया है।
कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो अभी हमने चर्चा किया कि वो स्पीकर करता है, ठीक है। धन विधेयक हमेशा कहाँ लाया जाता है? लोकसभा में। अगर वही राज्य की हम बात करते हैं तो राज्य कहाँ में लाएगा? विधानसभा में लाएगा। क्या विधान परिषद में लेकर के आएगा? नहीं, विधान परिषद में नहीं लेकर के आएगा। जिस तरह से सेंट्रल लेवल में है जो किसके क्या इसको बोल रहे हैं, धन विधेयक का जो शक्ति है, उसी तरह से राज्य में भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। लोकसभा में पेश होता है तो राज्य में कहाँ? विधानसभा में पेश होगा। अब धन विधेयक जो होता है वो राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी से आता है, ठीक है, यानी राष्ट्रपति से पहले पूछा जाता है, उसके बाद धन विधेयक आता है लोकसभा में, फिर उसके बाद में राज्यसभा में जाएगी, ठीक है। अब क्या होता है कि राज्य में भी ठीक उसी तरह होते हैं, राज्य में भी जो धन विधेयक लेकर करके आएगा तो वो क्या होता है कि राज्यपाल से पहले पूछ करके आएगा, फिर उसके बाद में विधानसभा से फिर कहाँ जाएगा? विधान परिषद में जाएगा। अब समझ में आ गया? चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है, यानी राज्यपाल की पूर्व मंजूरी। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का था, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन हो जाते हैं? यही राष्ट्रपति हो जाते हैं। समझ में आ गया चीज को? देखिएगा, अब अगर किन्हीं बच्चों को अगर इसका पीडीएफ लेना है तो टारगेट जीएस बाय मान सिंह टेलीग्राम चैनल पर सर्च कीजिएगा, वहां से आप ज्वाइन करने के बाद में पीडीएफ ले सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला क्या गया है कि राज्य धन विधेयक को कितने दिनों के लिए निलंबित कर सकता है? देखिएगा, धन विधेयक की अगर हम बात करते हैं तो अभी हमने चर्चा किया कि इसका आर्टिकल नंबर कितना है, तो आर्टिकल 110 में धन विधेयक है कि नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा? तो इसका निर्णय करेगा स्पीकर करेगा, ठीक है। और ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में पेश किया जा सकता है, और इसके मामले में राज्यसभा जो होती है, ये राज्यसभा 14 दिन तक इसको रख सकती है। इस पर केवल सलाह दे सकती है कि भैया इस पर ये वाला सुधार कर दीजिए ना, इस पर ठीक नहीं है। इस पर मर्जी इसका लोकसभा के है, बाकी माने या नहीं माने, यानी राज्यसभा को सुधार करने के लिए बोल रही है इस विधेयक पर कि ये वाला कर दीजिएगा, तो बोलेगा लोकसभा के हमको मन है तब करेंगे, नहीं मन है तो नहीं करेंगे। समझ में आया? ये मैक्सिमम कितने दिन तक रख सकती है? 14 दिन तक। अगर पास नहीं भी किया है तो 15वां दिन पास माना जाएगा। यानी धन विधेयक के मामले में लोकसभा को सबका सर्वशक्तिशाली बोला गया है सदन में, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले पे। बात क्या बोला गया कि भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यवहार, बलात्, श्रम निषेध यह कौन से अनुच्छेद में उल्लेखित है? देखिएगा, हमें पढ़ना है क्या? मौलिक अधिकार में हम पढ़ते हैं कि 12 से लेकर के 35 तक हमें मौलिक अधिकार दिया गया है, जो कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। भाग की बात करते हैं तो भाग कौन सा में है? तो भाग की अगर बात करते हैं तो ये हमारे भाग में कौन है? तो भाग 3 में इसका चर्चा किया गया है, इसलिए भाग 3 को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास में जो अधिकार जो दिए गए हैं 23 का, एक ठो 23 है आर्टिकल नंबर, एक ठो 24 है, और एक ठो 25 है, और एक ठो 26 है। अब चारों को चारों आर्टिकल यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। ये मौलिक अधिकार है, ठीक है। तो ये 23 जो किया गया है, ये 23 किया गया है मानव दुर्व्यवहार एवं बलात्श्रम, ठीक है ना। मानव के साथ आप दुर्व्यवहार नहीं कर सकते हैं और बलपूर्वक उसे आप किसी कार्य में नहीं लगा सकते हैं, ये आर्टिकल नंबर 23 के अनुसार, ठीक है। 24 के अनुसार क्या कहता है? 24 के अनुसार क्या कहता है कि किसी भी बच्चे को आप खतरनाक कारखाने में आप नहीं लगा सकते हैं जिसमें जान जोखिम में होती है, ठीक है। या इसको ये दोनों क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार है। ये 23 और 24 क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार है, ठीक है। यानी किसी भी बच्चे को आप नहीं लगा सकते हैं। तो यही तो आपको क्वेश्चन बोला गया था कि किसके अनुसार मानव का दुर्व्यवहार, बलात्, श्रम निषेध है, तो कौन से आर्टिकल के तहत में? तो आर्टिकल नंबर 23। आपको तो जवाब मिल गया, ठीक है। 24 को भी जवाब मिल गया कि छोटे बच्चों को होते हैं, यानी किसी भी खतरनाक काम में या कंपनी में कहीं भी आप कार्य पर नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 25 की अगर हम बात करते हैं तो किसी भी व्यक्ति को, ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को कोई भी धर्म मानने के लिए स्वतंत्रता दी गई है, ठीक है ना। ठीक है, किसी भी धर्म को, कोई भी धर्म अगर किसी भी व्यक्ति को कोई भी धर्म मानना है तो वो मान सकता है, ठीक है। अब आर्टिकल 26 में क्या बोला गया कि धार्मिक कार्यों का प्रबंधन करने का अधिकार है, यानी धार्मिक कोई कार्य कोई कर रहा है, उसका जैसे मैनेजमेंट कुछ करना है, ठीक है, तो वो आर्टिकल 26 के तहत में वो कर सकता है। जैसे में आप सरस्वती पूजा बैठाते हैं तो धार्मिक काम कर रहे हैं, तो उसके लिए कुछ मैनेजमेंट, आप चंदा वगैरह इकट्ठा करते हैं समाज में, फिर उसके बाद में कई लोगों से, तो आप मैनेजमेंट काम कर रहे हैं धार्मिक के लिए, तो उसी तरह से ये आर्टिकल में आपको स्वतंत्रता दिया गया है आर्टिकल 26 के तहत में। समझ में आ गया? चलिए, और भी कोई, जैसे सरस्वती पूजा ही नहीं, और भी कुछ काम हो रहे हैं, ठीक है, समाज में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले पे। उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था? देखिएगा, ये 1976 की बात है, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट में थी, यानी सरकार में थी।
तो 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, यानी 42वां संविधान संशोधन होता है कब? 1976 में होता है नहीं? तो उसमें क्या होता है ना कि 3 शब्द जोड़े जाते हैं प्रस्तावना में, ठीक है ना? प्रस्तावना जो सभी को पता है ना, बीती भर से तो पढ़ते आए कई हैं। हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, ये पढ़ते आए हैं ना? तो यही की बात कर रहे हैं, तो ये 3 गो शब्द जोड़ा गया प्रस्तावना में, कौन-कौन सा? एक था समाजवादी, ठीक है? ये समाजवादी, और दूसरा था पंथ निरपेक्ष, और तीसरा था अखंडता। अब देखिएगा, पंथ निरपेक्ष बोलिए या तो आप धर्मनिरपेक्ष बोलिए, ठीक है? और तीसरा था अखंडता। ये तीनों को तीनों कब जोड़ा जाता है? तो कहिए कि 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है 1976 में, और इसी के तहत में ये जोड़ दिया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला गया है कि कोई व्यक्ति अगर किसी राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है, ठीक है? तो कितने महीने तक, क्या बोला है क्या कि तो कितने समय तक विधायिका हेतु निर्वाचित अन्यथा मुख्यमंत्री नहीं रहेगा? देखिएगा, अगर कोई व्यक्ति, जैसे में आप भी, अगर क्या होता है ना, अगर मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, तो जैसे में अगर मान लें कि मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, तो जहाँ पे विधानमंडल है वहाँ पे विधानसभा, विधान परिषद है, ठीक है? तो अब मान लें कि दोनों में से किसी का भी आप सदस्य नहीं है, तो नहीं है तो आप डायरेक्ट मुख्यमंत्री बन सकते हैं। कितने महीने के लिए? 6 महीनों के लिए। आपको 6 महीने के अंदर क्या होना पड़ेगा, या तो विधानसभा से सदस्यता लेना होगा, या तो विधान परिषद से सदस्यता लेना होगा आपको 6 महीना के अंदर में। ऐसा नहीं है कि आप नहीं बन सकते हैं, बन सकते हैं, ठीक है? तो अब मैक्सिमम कितने दिन, महीने तक रह सकते हैं? 6 महीने तक। तो इसका आंसर कौन-सा हो जाएगा? आगे देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पे। बोला गया है कि भारत में विधि निर्माती सर्वोच्च निकाय है, यानी विधि का निर्माण कौन करता है? सर्वोच्च संस्था कौन सी है? तो क्या बोलिएगा? संसद। संसद की अगर हम बात करते हैं, तो संसद का निर्माण कौन से आर्टिकल के तहत में हुआ है? आर्टिकल 79 के तहत में। संसद का निर्माण कितने चीजों से मिलकर के होता है? एक लोकसभा, और दूसरा राज्यसभा, और तीसरा राष्ट्रपति से मिलकर के संसद का निर्माण होता है, ठीक है? समझ में आ गया? अगर बात करते हैं अगर बात करते हैं नीति आयोग की, तो नीति आयोग का स्थापना कब होता है? तो 1 जनवरी को होता है, 2015 को इसका स्थापना होता है। एनडीसी की अगर बात करते हैं, तो इसका स्थापना कब होता है? तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की अगर बात करते हैं, तो 6 अगस्त को 1952 को इसको क्या होता है? स्थापना होता है। समझ में आ गया? कार्यपालिका का मतलब समझते हैं? जो जिसमें कार्यपालिका में कौन-कौन आते हैं वो समझ जाइए। कार्यपालिका में कौन-कौन आते हैं? जो कार्यपालिका में आते हैं, राष्ट्रपति आ जाएँगे, फिर उसके बाद में पीएम आ जाएँगे, ठीक है? पीएम आ जाएँगे, फिर उसके बाद में जो मंत्री है वगैरह, सीएम वगैरह, इसमें सब आ जाएगा, ठीक है? इसका काम क्या है कि जो विधायिका के द्वारा जो कानून बनाया गया है, उसको इम्प्लीमेंटेशन करना, यानी इम्प्लीमेंट करने का काम कौन करता है? ये कार्यपालिका करता है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पे। बोला क्या गया है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में न्याय शब्द के निम्नलिखित में से किस रूप में उल्लेख नहीं है? देखिएगा, न्याय की अगर बात करते हैं, प्रस्तावना अभी हमने चर्चा किया, ठीक है? अगर इसकी बात करते हैं, तो प्रस्तावना जैसे में हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष व लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास व धर्म उपासना की स्वतंत्रता, ये पढ़ते आए हैं ना? देखिएगा, तो इसमें क्या है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा ना, तो बहुत से क्वेश्चन आपको बन जाएँगे। आपको लगा कि अरे यार, याद करने से कौन फ़ायदा? देखिएगा, हम अभी बताते हैं। अगर हम बात करते हैं, तो आप न्याय के, अभी जैसे मैं अभी देखा, न्याय के बारे में हमने चर्चा किया। न्याय, तो इसमें क्या है, न्याय कितने तरह के हैं? तो देखिएगा, इसमें न्याय की बात करते हैं, तो इसमें न्याय 3 तरह के न्याय की बात किया गया है। सामाजिक, ठीक है? सामाजिक, आर्थिक, ठीक है? सामाजिक न्याय, फिर उसके बाद में आर्थिक न्याय, फिर उसके बाद में कौन-सा न्याय? तो राजनैतिक न्याय। ये 3 तरह की न्याय प्रस्तावना में हमें दिया गया है, ठीक है? ठीक है, कितने तरह के न्याय? तो 3 तरह के न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। तो देखिएगा, वही बोला किस रूप में उल्लेख नहीं है। देखिए, सामाजिक न्याय है जी, तो है, तो ये तो नहीं होगा। देखिएगा, राजनैतिक न्याय है जी, तो देखिएगा राजनीतिक न्याय है, तो नहीं होगा। आर्थिक न्याय है जी, तो आर्थिक न्याय है, देखिएगा। अब कानूनी न्याय नहीं है, तो अब अगर ऐसा अगर याद नहीं रहेगा आपको, तो क्या लगता है कि 98% लेकिन आपको गलत करके नज़र आएँगे, जो जिनको अगर मजबूत नहीं है तो बेसिक चीज़, ठीक है? तो यही होता है कि आपको क्वेश्चन हल्के पूछेंगे, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा, अरे यार! मिस कर दिया। वहाँ तो बनाएँगे तो लगेगा तो सही है, घर पे आएँगे, गलत हो गया है। समझ में आया? तो इसको थोड़ा-सा ध्यान में, और भी है इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक है? देखिएगा, अगर बात करते हैं, तो प्रस्तावना में भी स्वतंत्रता की बात किया गया है, तो इसमें स्वतंत्रता कितने तरह के होते हैं? तो इसमें स्वतंत्रता 5 तरह के स्वतंत्रता की बात किया गया है। प्रस्तावना में स्वतंत्रता 5 तरह के, कौन-कौन? विचार की स्वतंत्रता, विचार, फिर उसके बाद में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास व धर्म की स्वतंत्रता, और वह उपासना की स्वतंत्रता। ये 5 तरह की स्वतंत्रता प्रस्तावना में दिए गए हैं। एक बार फिर से, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता,
विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। कितने तरह के स्वतंत्रता की बात किया गया है प्रस्तावना में? 5 तरह के। न्याय कितने तरह के? 3 तरह के। सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय। स्वतंत्रता कितने तरह के? 5 तरह के। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास व धर्म व उपासना की स्वतंत्रता। और एक दो ठो और क्या है? समानता। समानता को ही चर्चा किया गया है, समानता। ये समानता कितने तरह के? प्रतिष्ठा व अवसर की समानता। किसका? तो प्रतिष्ठा व अवसर की समानता। देखिएगा ये सब क्वेश्चन जब पूछेंगे ना, तो जो रट्टूमल तोते हैं ना, एकदम नहीं हिलेगा उनसे, एकदम गारंटी बताते हैं, क्योंकि जब तक आपको चीज को पढ़ करके नहीं रखिएगा ना, तो रटने वाले तोते से कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं अगले पे। बोला क्या गया है कि निम्नलिखित में से कौन से संसदीय समिति का संघ अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल के सदस्यों में से होते हैं। अब देखिएगा, बात करते हैं सत्ताधारी, यानी जो भी सत्ता में बैठा हुआ है। तो प्राक्कलन समिति की अगर बात करते हैं, तो ये क्या काम करता है कि बजट को जांच पड़ताल करता है, ठीक है ना, कि सही है या गलत है, उसके मतलब कि हल देख वगैरह कर लेता है। ठीक है, अच्छा, अगर बात करते हैं ये प्राक्कलन समिति में कितने मेंबर होते हैं, तो ये 30 मेंबर होते हैं। कितने मेंबर होते हैं? 30 मेंबर। लेकिन सभी के सभी जो होते हैं ना, लोकसभा से होते हैं। सभी के सभी कहाँ से होते हैं? लोकसभा से होते हैं। ठीक है, अगर बात करते हैं इसका अध्यक्ष कौन बनता है, तो इसका अध्यक्ष बनता है जो सत्तारूढ़ दल का जो कोई सदस्य होगा, वरिष्ठ सदस्य, यानी कोई बूढ़ा व्यक्ति ही बन सकता है। ठीक है, बूढ़ा व्यक्ति कहने का मतलब वो नहीं कि जो एज में हो, जो मतलब कि दिमाग वगैरह में ठीक ठाक हो, उसको अनुभव ज्यादा हो, वो व्यक्ति क्या होता है? इसका अध्यक्ष बन सकता है। ठीक है, प्राक्कलन समिति का। ठीक है, इसके गठन की अगर बात करते हैं, तो 1950 में इसका क्या किया गया था? गठन किया गया था प्राक्कलन समिति का। ठीक है, अब ठीक है, अब देखिएगा लोक लेखा समिति की अगर बात करते हैं, तो इसका जो अध्यक्ष होता है, ये विपक्षी दल का होता है। किसका अध्यक्ष होता है? विपक्षी दल का इसका अध्यक्ष होता है। ठीक है, तो सार्वजनिक उपक्रम समिति की बात करते हैं, तो इसका भी जो होता है अध्यक्ष विपक्षी दल का होता है। अप्रत्यायोजित विधान परिषद का समिति का जो अध्यक्ष होता है, इसका भी विपक्षी दल का होता है। तो अब देखिएगा, तो आपके सामने आ गया कि सत्तारूढ़ दल में कौन वाला आता है। एक ही को आप देख रहे हैं कि प्राक्कलन समिति है, तो प्राक्कलन समिति वाले जो होता है, वो जो उसका अध्यक्ष होता है, जो सत्तारूढ़ दल के व्यक्ति अध्यक्ष होता है। तो समझ में आ गया? अब हम इसके बारे में पूरी तरह से चर्चा करते हैं। आंसर तो आपको मिल गया है ना? समझ में आ गया? क्योंकि सब में देखिएगा सत्तारूढ़ दल के नहीं है, सिर्फ एक में है प्राक्कलन समिति में, बाकी सब में विपक्षी दल के नेता अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, यानी विपक्षी दल का कोई भी व्यक्ति अध्यक्ष बन सकता है। ठीक है, अब देखिएगा, हम प्राक्कलन समिति की अगर बात करते हैं, तो ये प्राक्कलन समिति का गठन कब होता है? 1950 में इसका गठन होता है। ठीक है, इसके मेंबर की बात करते हैं, तो 30 गो मेंबर होते हैं। सभी के सभी कहाँ से होते हैं? तो लोकसभा से होते हैं। ठीक है, अगर बात करते हैं ये लोक लेखा समिति का, तो लोक लेखा समिति की बात करते हैं, तो इसका गठन सबसे पहले 1921 ईस्वी में हुआ था। इसका काम क्या होता है? जैसे हमें सीएजी रिपोर्ट दिया है, ठीक है, कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसको आप पढ़ते हैं आर्टिकल 148 में, आप पढ़ते हैं नहीं? तो इसका काम क्या होता है कि सरकारी खर्चों को इसमें जांच पड़ताल करता है। जो सरकारी उपक्रम जितना भी है सरकार के द्वारा जो किसे खर्च किए गए हैं, वो सभी का जांच पड़ताल सीएजी करता है। और सीएजी रिपोर्ट देता है, तो सीएजी रिपोर्ट देता है, तो उसका ऑडिट करता है ये कौन? लोक लेखा समिति का अध्यक्ष। ठीक है, लोक लेखा समिति यानी पूरा समिति मिलकर ही करता है। तो समझिए कि लोक लेखा समिति में बैठा हुआ कौन है? विपक्षी दल का व्यक्ति बैठा हुआ है। तो सीएजी जो दिया है रिपोर्टवा, तो उसको तो बहुत पैनी नजर से देखेगा कि नहीं, कि अरे भाई कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया है ना तूने? तो समझ में आया? ठीक है, अब देखिएगा इसकी बात करते हैं, लोक लेखा समिति की अगर हम बात करते हैं, तो ये लोक लेखा समिति में कितने मेंबर होते हैं? ठीक है, तो लोक लेखा समिति की अगर बात करते हैं, तो इसमें जो मेंबर होते हैं 22 मेंबर होते हैं। ठीक है, तो 15 जो होते हैं लोकसभा से 15 व्यक्ति होंगे, और जो 7 जो होंगे 7 व्यक्ति होंगे वो राज्यसभा से होंगे। ठीक है, चलिए, गठन तो आपने देख लिया। सार्वजनिक उपक्रम समिति की अगर बात बोलते हैं, तो 1967 में होता है। ठीक है, इसका स्थापना होता है। ये जस्ट लोक लेखा समिति के जैसा काम करता है। तो इसका खाली आप डेट याद रखिएगा। ये इसका भी अध्यक्ष जो होता है विपक्षी दल का कोई सदस्य हो सकता है, वरिष्ठ जो है वो हो सकता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, तो इसमें भी सदस्य कितने होते हैं? तो सदस्य 22 होते हैं। तो 15 गो लोकसभा से हो जाएगा और 7 गो राज्यसभा से हो जाएगा। प्रायोजित विधान समिति की अगर हम बात करते हैं, तो इसके जो अध्यक्ष होते हैं ना, ये भी विपक्षी दल का ही कोई व्यक्ति होता है। ठीक है, सदस्य होता है, विपक्षी दल का होता है। अब इसके सदस्य जो होते हैं, ऐसे तो नॉर्मतः 8 से 10 होते हैं, लेकिन ये बदलते घटते बढ़ते भी रहते हैं। ठीक है, इसकी स्थापना की बात बोलते हैं, तो 1986 में इसका क्या किया जाता है? स्थापना किया जाता है। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला गया है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में मूल कर्तव्य का उल्लेख किया गया है? देखिएगा, मूल कर्तव्य की अगर बात करते हैं, तो भाग 4 के क में हमें मूल कर्तव्य देखने को मिलता है। ठीक है, मूल कर्तव्य को स्वर्ण से समिति की सिफारिश पर क्या किया गया था?
42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है 1976 में, उसके बाद में 10 गो मूल कर्तव्य को ऐड किया जाता है, ठीक है। और अभी हमारे पास में 11 गो मूल कर्तव्य है, जिसको 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा ऐड किया गया था, ठीक है। अच्छा, अब देखिएगा, हमें इसको अब आर्टिकल की बात करते हैं, तो इसमें आर्टिकल कौन सा दिया गया है, तो आर्टिकल 51 के ए में मूल अधिकार के बारे में चर्चा किया गया है। अगर हम बात करें, अभी अभी हमने देखा, तो भाग की बात करते हैं, तो कौन से भाग में, तो भाग 4 के क में इसका चर्चा किया गया है, को इसका मूल कर्तव्य का, ठीक है। किसका, मूल कर्तव्य का। तो मूल कर्तव्य लिया कहाँ से गया है, तो मूल कर्तव्य लिया गया है रसिया से, ठीक है, यूएसएसआर से लिया गया है, ठीक है। अब हमें और से आर्टिकल पर चर्चा करते हैं, तो इसका जवाब तो आपको मिल गया होगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब हमें जवाब क्या देना है, आर्टिकल 50 क्या कहता है। देखिएगा, आर्टिकल 50 कहता है ना कि कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण, कार्यपालिका का न्यायपालिका से क्या हो जाएगा, पृथक्करण होना चाहिए, ठीक है, अलगाव होना चाहिए, तो फिर काम कैसे करेगा, ठीक है। अगर बात करते हैं ये 51 क्या है, तो 51 क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति, क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात करता है ये कौन, 51, ठीक है। अच्छा, ये बात करते हैं, तो ये सभी के सभी क्या है, डीपीएसपी है, ठीक है। आप देखें 49 भी क्या है, डीपीएसपी है, 51 भी देखा आप डीपीएसपी है, 50 भी डीपीएसपी के अंतर्गत में आता है। ये 50 का ए है, ये क्या है, ये मूल कर्तव्य है, ध्यान दीजिएगा। 49 में क्या है, राष्ट्रीय महत्व के कोई धरोहर है, यह जो स्मारक है उसको सुरक्षा की बात करता है, ठीक है, आर्टिकल 49, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया है कि भारत में प्रधानमंत्री डॉट डॉट डॉट, तो देखिएगा प्रधानमंत्री की बात बोलते हैं, तो प्रधानमंत्री कौन बन सकता है, यानी लोकसभा का बहुमत प्राप्त दल का नेता ही प्रधानमंत्री बन सकता है, ठीक है। प्रधानमंत्री बनने के लिए लगभग, यानी लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो सदस्य होगा वही व्यक्ति बन सकता है, तो 25 वर्ष, ठीक है। आर्टिकल 75 के तहत में राष्ट्रपति जी जो हैं ये प्रधानमंत्री की क्या करते हैं, नियुक्ति करते हैं, क्या करते हैं, तो नियुक्ति करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, नियुक्ति करते हैं, आर्टिकल 75 के 3 के तहत में, ठीक है। और 75 के तहत में, 75 के 3 के तहत में क्या होता है ना, कि जो मंत्रिपरिषद जो होता है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, किसके प्रति, तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, आर्टिकल 75 के 3 के तहत में, ठीक है। अब देखिएगा, हमें क्वेश्चन पर चलना है। अब आर्टिकल 74 की जो भी चर्चा कर लेते हैं। आर्टिकल 74 में क्या किया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिमंडल का गठन किया जाएगा, किसका, मंत्रिमंडल का गठन किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक बात हम आपको और बताते हैं कि कैबिनेट शब्द का, ये कैबिनेट की बात करते हैं, तो कैबिनेट शब्द का उल्लेख कौन से आर्टिकल में किया गया है, तो आर्टिकल इसका है 352 में इसका उल्लेख किया गया है। तो इसको कब ऐड किया गया था, तो 44वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है 78 को होता है, और उसको कैबिनेट में मंत्रिमंडल शब्द को क्या कैबिनेट शब्द का इस्तेमाल किया गया था, ठीक है, यानी जोड़ा गया था, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन पर चलना है। क्वेश्चन पर, लोकसभा द्वारा निर्वाचित किया जाता है, काहे कोई समझ झोल मोल कर रहा है, गलत है कि नहीं। राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित निर्वाचित थोड़े नहीं होगा जी, गलत है, देखिएगा इस अच्छा से पढ़िएगा। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, हाँ अभी सही बोला, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, आर्टिकल 75 के तहत में। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन विषय भारतीय संविधान के अनुसार संघीय सूची में नहीं है। देखिएगा, केंद्र राज्य संबंध की अगर बात बोलते हैं, तो देखिएगा देखिएगा आप आर्टिकल सॉरी शेड्यूल 7 को आप जब देखिएगा, तो शेड्यूल 7 में आपको क्या मिलेगा, संघ सूची यानी केंद्र सूची, फिर उसके बाद में राज्य सूची, फिर उसके बाद में समवर्ती सूची। तो संघ सूची की बात करते हैं, तो संघ सूची में क्या बोला गया है कि जिसका कानून संघ बना सकता है, यानी केंद्र सरकार बना सकती है। राज्य सूची में जिसका कानून, जिस पर कानून राज्य सरकार बनाती है। समवर्ती सूची में दोनों मिल करके बना सकता है, ठीक है। तो देखिएगा, तो अब संघ सूची में कौन कौन है और कौन कौन नहीं है, तो देख लीजिएगा। संघ सूची की बात करते हैं, रक्षा की अगर बात करते हैं, तो क्या रक्षा का स्टेट गवर्नमेंट देखती है, तो कहे कि नहीं, ये तो संघ सूची का मामला है, ये तो नहीं होगा। अगर बात करते हैं रेलवे, क्या रेलवे को स्टेट गवर्नमेंट देख रही है, नहीं, ये तो संघ सूची का मामला है, ठीक है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट देख रही है। स्थानीय शासन यानी लोकल गवर्नमेंट की बात करते हैं, तो लोकल गवर्नमेंट की बात करते हैं, तो यानी पंचायती राज नगर पालिका इसम की अगर बात करते हैं, तो ये क्या सेंट्रल गवर्नमेंट से चल रही है, ठीक है ना। तो ये जो है, इसके लिए कौन नियम और कानून बनाती है, तो पंचायत के लिए नियम और कानून बनाने का काम कौन करता है, तो ये काम करता है राज्य सरकार करती है, ठीक है। कौन काम करती है, राज्य सरकार करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो खैर सेंट्रल लेवल का ही है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। 17वीं लोकसभा का चुनाव यानी 19 वाला की बात कर रहे हैं, ठीक है, यानी 2019 में जो इसका चुनाव हुआ था नहीं, 19 में, तो 17वीं लोकसभा का चुनाव कितने चरण में हुआ था, तो उस समय की अगर बात करते हैं तो लगभग 7 चरण में हुआ था, ठीक है। तो ये वाला आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
आगे क्या बोला गया, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है। देखिएगा, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन अभी हमने चर्चा किया। आर्टिकल 25 की अगर बात करते हैं तो आर्टिकल 25 क्या बोलता है कि कोई भी धर्म हमको मानने का अधिकार है। धार्मिक रूप से क्या मतलब क्या स्वतंत्र रूप से क्या कर सकते हैं, हम कोई भी धर्म को मान सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 26 की अगर बात करते हैं तो धार्मिक कार्यों का प्रबंधन, ठीक है, धार्मिक कार्यों का प्रबंधन बात करता है, ठीक है। अब देखिएगा, धार्मिक कार्यों का प्रबंधन तो आर्टिकल कौन से में है, तो ये आर्टिकल 26 में चर्चा किया गया है, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर बात करते हैं 24 की, तो 24 हमने देखा कि कोई भी छोटे बच्चे को किसी भी कारखाने में जोखिम भरा कार्य में नहीं आप लगा सकते हैं। आर्टिकल 23 के बारे में अभी हमने देखा, मानव दुर्व्यवहार एवं बलात् श्रम, ठीक है। आर्टिकल 28 की बात करते हैं तो किसी भी सरकारी संस्थान में आपको धार्मिक शिक्षा से मना करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले पे। आगे क्या बोला गया है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। देखिएगा, अगर बात करते हैं तो आर्टिकल 63 देखते हैं तो भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 63 के तहत में क्या बोला गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 64 की बात करते हैं तो आर्टिकल 64 में ये उपराष्ट्रपति होगा, ये पदेन सभापति होगा, किसका, तो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, कोई दिक्कत। और आर्टिकल 65 के अनुसार में क्या हो गया कि यदि राष्ट्रपति जी कहीं गए हुए हैं, विवाह शादी में चले गए हैं, ठीक है ना, फोन किए कि ये जी घरे आइए ना, तो चल गए, ठीक है। अब जब चढ़ गए तो वो घड़ी काम कौन संभालेगा, अब तो ऐसा नहीं है कि खाली रहेगा, तो उस समय यही व्यक्ति आएंगे उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति के रूप में कार्य संभाल लेंगे। तो आर्टिकल के तहत, तो आर्टिकल 65 के तहत, समझ में आ गया। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाने की अर्हता संबंध में नहीं है। देखिएगा, उपराष्ट्रपति की अभी हमने चर्चा किया कि 63 भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, 64 ये राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, 65 ये जब राष्ट्रपति नहीं है तब ये काम करेंगे राष्ट्रपति के रूप में, 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, ठीक है। अब देखिए, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन यानी कौन कौन इसमें उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, यानी संसद के दोनों सदनों के सदस्य इसको क्या होते हैं, निर्वाचन में भाग लेते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, हमें जो पढ़ना है वो देखिएगा, बोला क्या गया है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, नहीं पूछा गया है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, नहीं भारत का नागरिक होना चाहिए तो बिल्कुल ही, तो ये तो नहीं होगा। वह 35 वर्ष की आयु पूरा कर होना चाहिए, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। वह लोकसभा का सदस्य, गलत, लोकसभा का सदस्य की बात कर रहा है, यही गलत है, तो यही आंसर हो जाएगा, गलत यही है, हमें गलत ही पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, ठीक है। हमें गलत ही पूछा गया था, इसका आंसर यही हो जाएगा, ठीक है, गलत ही हमें पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला गया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 to 3 की बात बोल रहे हैं। देखिएगा, राष्ट्रपति जी जो है, कौन से राष्ट्रपति, ये राष्ट्रपति जो है जब संसद जो होते हैं सत्र में नहीं होता है ना, तो राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं कि उस समय अध्यादेश जारी करते हैं। अध्यादेश जारी जब करते हैं तो वो अध्यादेश 6 सप्ताह तक अगर संसद अनुमोदन नहीं करती है, ठीक है, तो वो 6 सप्ताह तक क्या होता है कि वो चला हुआ रहता है। अगर अनुमोदन कर देती है संसद, तो वो क्या होता है, वो कानून बन जा सकता है, ठीक है। अगर बात करते हैं अगर संसद सत्र में नहीं हो तो राष्ट्रपति जी जो क्या करते हैं, राष्ट्रपति आर्टिकल 1, 2, 3 के तहत में यानी आर्टिकल 123 के तहत में क्या करते हैं कि एक क्या करते हैं कि अध्यादेश पारित करते हैं। क्या अध्यादेश पारित करते हैं। अब ये अध्यादेश 6 सप्ताह तक चलता है, यानी अगर कौन संसद जो होती है, मान लें कि अध्यादेश पारित कर दिए, ठीक है, फिर उसके बाद में संसद का सत्र बैठक होना हुआ और इसका अनुमोदन नहीं किया कोई, ठीक है, तो ये 6 सप्ताह तक रहेगा, फिर उसके बाद में खुद खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से राज्य में होता है, तो राज्य में होता है तो उसके लिए राज्यपाल करेंगे, तो आर्टिकल 213 के तहत में, कितना में, 213 के तहत में, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पे। तो इसका आंसर आपको मिल गया होगा। आपातकाल की घोषणा, गलत। मृत्युदंड देने की, गलत। संसद द्वारा पास किए गए बिल को सहमति, गलत। संसद के विश्राम काल में अध्यादेश जारी कर रहे हैं, अब की बोले, ठीक है, कि जब संसद सत्र में नहीं होता है तब क्या कर सकते हैं, ये डाल सकते हैं, अध्यादेश जारी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला गया कि भारत में मतदान करने तथा चुने जाने का अधिकार। देखिएगा, भारत में मतदान करने का अधिकार कितने वर्ष का है, 18 वर्ष का है। तो पहले कितने वर्ष का था, तो 21 वर्ष का था। तो कैवा संविधान संशोधन होता है, तो 61वां संविधान संशोधन होता है। कब, तो 1989 में इसका संशोधन होता है, तो 21 वर्ष से घटा करके कहाँ कर दिया जाता है, 18 वर्ष कर दिया जाता है। अगर हम बात करते हैं, ये आर्टिकल की बात करते हैं, तो ये वयस्क मताधिकार जो है, ये कैमे आर्टिकल में चर्चा किया गया है, ये आर्टिकल नंबर
326 यानी 326 में इसका चर्चा किया गया है, ठीक है। तो जब इसका संविधान में चर्चा किया गया है तो कौन सा अधिकार हो जाएगा, संवैधानिक अधिकार हो जाएगा। ये तो कहने वाली बात है, तो इसमें भी कई लड़के गलती करते हैं, तो बिल्कुल नहीं, गलत नहीं करना है, ठीक है। तो वीडियो यहीं तक था। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर आपकी इच्छा हो तो। अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हाँ, अपने का ख्याल जरूर रखिए, थोड़ा पढ़िए, मेहनत कीजिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।